नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल श्याम सरन के द्वारा लिखा गया है। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है पिछले कई महीनों से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में तनाव है एक बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण। ये जो ट्रायंगल है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, एक कोने पे लिम्पियाधुरा, दूसरे कोने पे कालापानी और तीसरे कोने पे लिपू लेक, इस ट्रायंगल पर नेपाल के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। नेपाल का कहना है 1816 की जो सुगोली ट्रीटी है उसके अनुसार काली रिवर के वेस्ट में जो एरिया है उस पर नेपाली किंगडम का कोई क्लेम नहीं होगा, लेकिन काली रिवर के ईस्ट में जो एरिया है वो नेपाल का होगा। अब देखो, ये काली रिवर है, नेपाल का ये मानना है अगर हमें काली रिवर का ओरिजिन देखना है तो हमें काली रिवर की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है उसका ओरिजिन देखना होगा। मान लीजिए ये काली रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, ये काली रिवर में यहाँ से मिलती है, तो नेपाल के अनुसार एक्चुअल में इसे काली रिवर का पार्ट ही माना जाएगा। काली रिवर यहाँ से ओरिजिन नहीं होती, काली रिवर का ओरिजिन हम यहाँ से मानेंगे क्योंकि ये भी काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारा जो एरिया है ये नेपाल के पास आना चाहिए। ये पूरा जो एरिया है ऑलमोस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। इससे पहले देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर दो एरियाज को लेकर डिस्प्यूट था, एक सुस्ता और एक ये काला पानी। ये तो बिल्कुल छोटा सा डिस्प्यूट था काला पानी रीजन को लेकर 35 स्क्वायर किलोमीटर का। बट अब नेपाल ने जो नया मैप अडॉप्ट किया है उसमें उन्होंने इस सारे एरिया को अपने मैप में दिखाया है और ये टोटल एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। शुरुआत में इस आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे रिश्तों में तनाव था, लेकिन अच्छी बात यह हुई 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी। ये एक बहुत अच्छा मूव था नेपाल की तरफ से। इसके बाद 17 अगस्त को इंडिया नेपाल जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें इंडिया के एम्बेसडर और नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया। अब आने वाले दिनों में इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन की भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। अक्टूबर में वर्चुअली ये मीटिंग कंडक्ट हो सकती है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। बट क्वेश्चन ये उठता है, बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने को लेके क्या दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज की आपस में मीटिंग जल्द ही ऑर्गेनाइज होगी या फिर नहीं होगी? इसके बाद राइटर के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं। नेपाल ने अपना जो यूनिलेटरली मैप चेंज किया है ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। फ्यूचर में हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा भी ऐसा ही किया जा सकता है। अगर देखो, दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज की आपस में मुलाकात होती है बाउंड्री डिस्प्यूट को डिस्कस करने के लिए, तो इंडिया सिर्फ देखो 35 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया जिसको लेके पहले डिस्प्यूट था सिर्फ उसी को डिस्कस करें। ये 400 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको लेके इंडिया कोई बातचीत ना करे, क्योंकि अगर ऐसा इंडिया करता है कल को हमारे बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये भी ऐसा ही कर सकते हैं। इवन चाइना यूनिलेटरली वो अपना मैप चेंज कर देंगे और फिर इंडिया को डिस्कस करना पड़ेगा बाउंड्री डिस्प्यूट को, उस एरिया को भी जिसको लेके मैप चेंज किया गया है पड़ोसी देश के द्वारा। तो इसलिए इंडिया को अपने बॉर्डर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया उस एरिया को भी डिस्कस करता है टेबल पर जो नेपाल ने यूनिलेटरली पिछले कुछ दिनों में अपने मैप में शामिल किया है। राइटर कहते हैं, देखो पिछले 100 सालों में इंडिया और नेपाल के बीच लगभग सारा जो बॉर्डर है वो एक्सेप्टेड है, सिर्फ दो जगहों को छोड़ के, जैसा हमने डिस्कस किया, एक सुस्ता, एक काला पानी। बट 100 सालों बाद अब नेपाल के द्वारा ये क्लेम करना ये ट्रायंगल वाला 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा है, ये देखो अपने आप में हास्यास्पद है। नेपाल ने हालांकि पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं
लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पर एक तो देखो डिबेट हो सकती है, और अभी 100 सालों बाद उन डॉक्यूमेंट्स को रखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। इवन ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान को बोल सकता है कि रेड क्लिफ जिसने बॉर्डर डिवाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके अनुसार ये गांव हमारे पास आना चाहिए। इंडिया बांग्लादेश भी फिर से रीनेगोशिएट कर सकते हैं ब्रिटिश इरा की ट्रीटीज के, भाई कैसे ट्रीटी साइन हुई थी उस दौरान ये गांव हमारे पास आने चाहिए। ऐसे तो देखो सभी देशों के बीच जो बॉर्डर है उस पर इनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। आप 200-300 साल पुराने किसी डॉक्यूमेंट को लेके आते हो और बोलते हो कि ये डॉक्यूमेंट सही है और इसलिए अब ये हमारे पास आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो बॉर्डर्स में बहुत इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। कनकमणि दीक्षित ने जो आर्टिकल लिखा था पिछले हफ्ते, उसके अनुसार 1816 की जो सुगाली ट्रीटी थी उसके अनुसार काली रिवर के वेस्ट वाला एरिया इंडिया का और ईस्ट वाला एरिया नेपाल का। चलो मान भी लेते हैं कि काली रिवर का ओरिजिन हम ये मानेंगे, ये वाला जो है हम मान लेते हैं कि चलो ये है काली रिवर का ओरिजिन। लेकिन भैया आप पिछले 100 सालों से क्या कर रहे थे? 1960 में इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट साइन होता है और इस पूरे एरिया को इंडिया में माना जाता है, चाइना ने भी माना है। तब आपने कुछ नहीं बोला। उसके बाद 1959 के आसपास क्या हुआ था? 17 गांव में इंडियन फोर्सेस तैनात थी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडियन फोर्सेस इन 17 गांव से चली जाएं। आपने तब भी नहीं बोला कि ये जो एरिया है ये हमारे पास आएगा और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो यहां से चली जाएं। उन्होंने उस समय भी नहीं बोला था। मतलब पिछले 100 सालों से कभी आपने कंसर्न्स रेज नहीं किए कि ये जो एरिया है वो हमारे पास आना चाहिए। और कनकमणि दीक्षित जिन्होंने पिछले हफ्ते आर्टिकल लिखा था, उनका ये कहना कि उस समय इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट था तो हम नहीं चाहते थे कि इंडिया को नाराज करें, इंडिया के लिए ये सेंसिटिव इशू था। जबकि देखो ये झूठ है। श्याम शरण के अनुसार उस समय चाइना के सामने नंबर बनाने के लिए, मतलब चाइना का विश्वास जीतने के लिए ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने इंडिया को कहा था कि इन 17 विलेजेस से आप अपनी फोर्सेस लेके चले जाइए। तो कनकमणि दीक्षित का यह कहना कि हमने उस वक्त इंडिया को इसलिए नहीं कहा था कि लड़ाई चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच, जबकि इन्होंने चाइना का विश्वास जीतने के लिए इंडिया को बोला था कि आप 17 विलेजेस से अपनी फोर्सेस लेकर चली जाइए। और कनकमणि दीक्षित का यह कहना कि 1816 की जो सुगोली ट्रीटी है वो फाइनल है, उसके बाद हम कुछ नहीं मानेंगे। अरे भैया ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर आना चाहिए, आप उसको भी नहीं मानोगे? बहुत कुछ चेंज हो चुका है सुगोली ट्रीटी के बाद। सुगोली ट्रीटी के बाद क्या हुआ था? 1857 में जो हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें नेपाली किंगडम ने ब्रिटिश फोर्सेस का साथ दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज्यादा खुश थे नेपाल से। आप तब भी बोल सकते थे कि ये एरिया जो है हमारे पास आएगा, आपने तब भी नहीं बोला। मतलब उसके बाद से ही जो ब्रिटिश सर्वेयर्स थे उन्होंने कितनी बार सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने हर बार इस एरिया को अपने पास ही दिखाया, यानी इंडिया के पास दिखाया। आपने कभी भी इस पर कंसर्न्स रेज नहीं किए, लेकिन आज आप बोलते हो कि ये एरिया हमारे पास आएगा। लास्ट में श्याम शरण के द्वारा ये बोला जाता है, देखो इस प्रकार से अगर आप हिस्ट्री को सिलेक्टिवली यूज करोगे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए, तो इससे नुकसान ही होगा। इससे एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और पता नहीं बॉर्डर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकल के आएंगे और फिर से आप उनको लेके बातचीत स्टार्ट करोगे तो रिश्तों में खटास ही आएगी। लेकिन राइटर कहते हैं, मैं कनकमणि दीक्षित की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रोंग है। मतलब पीपल टू पीपल टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैं और दोनों देशों की सरकारों में अगर खटास आई, तनाव आया, तो ये तनाव पीपल टू पीपल टाइज को अंडरमाइन नहीं कर सका। आज भी इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत हैं और दोनों देशों को प्रयास करना चाहिए ये रिश्ते हमेशा ही स्ट्रोंग बने रहें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।